नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम सब बातें करेंगे जो है कि एक नए अध्याय जिसमें आपको दिल्ली सल्तनत, चूँकि पिछली क्लास में मैंने बताया था कि दिल्ली सल्तनत में आपको कुल 5 राजवंशों ने मिलकर बारी बारी से शासन किया और ये 5 राजवंश थे कौन कौन। तो पहला आपको गुलाम वंश था, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा आपको लोधी वंश, जिसमें से आपको 3 जो थे ये इस्लाम में जो 2 जातियां होती हैं, एक आपको शिया और सुन्नी। तो आपको प्रथम 3 जो थे ये सुन्नी मुसलमान थे और वहीं पर सैयद वंश जो था ये आपको शिया मुसलमान का वंशज कहलाता था। वहीं अफगानिस्तान यानी लोधी वंश जो था ये प्रथम अफगान वंश के नाम से भी भारतीय इतिहास में जाना जाता है। चूँकि इनके जो शासन पद्धति थे वह व्यवस्था कुरान के और हदीस के आयतों के आधार पर, कुरान की आयतें और शरीयतों के आधार पर इनके आधारशिला रखे गई थी। साथ ही साथ आप सबको ये भी बात बताना बहुत ही ज़रूरी है कि आपको इनमें से सबसे लंबे समय तक शासन जो किया वह तुगलक वंश के द्वारा किया गया और सबसे कम समय तक खिलजी वंश के शासकों के द्वारा शासन किया गया। आइए हम प्रश्नों के श्रृंखला की ओर चलते हैं और पहला ही प्रश्न देखते हैं कि सल्तनत काल के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अपनी राजधानी जो थी वह आपको कौन सी, तो अपनी राजधानी सर्वप्रथम किसने दिल्ली को बनाई, ये प्रश्न आपके सामने आया। तो आपको इल्तुतमिश ने बनाई या कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई या बलबन ने बनाई या आराम शाह ने बनाई। तो चूँकि जो दिल्ली को सर्वप्रथम राजधानी स्थानांतरित करने का काम किसने किया, तो आपको इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। अब यहाँ पे इल्तुतमिश से संबंधित हम सब कुछ बातें देख लेते हैं। तो पहला ये देखते हैं इसका शासन काल, यानी ये कब से कब तक शासक के रूप में काम किया। तो आपको इसका शासनकाल जो था वह 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक। कुछ इतिहासकार इसके कार्यकाल को 12 से 11 भी लिखते हैं, क्योंकि आराम शाह का भी शासन है। फिर नेक्स्ट ये क्या था, तो ये ऐबक का गुलाम एवं दामाद दोनों था। ऐबक का गुलाम एवं दामाद यह दोनों था। नेक्स्ट और क्या था, तो इसे गुलामों का गुलाम भी कहते हैं, यानी ऐबक गोरी का गुलाम था और गोरी का गुलाम ये था। गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं, तो आपको
इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चले। निम्न में से किसने भारत में प्रसिद्ध पारसी त्योहार यानी फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की? तो वह कोई और नहीं था बल्कि वह आपको कौन था? तो बलबन के द्वारा आपको फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की जाती है। ठीक ना, ये आपको बलबन के द्वारा नौरोज की शुरुआत की जाती है। अब हमें बलबन से संबंधित कुछ बातें देख लेते हैं। तो यही आइए कुछ बातें शासनकाल। ठीक ना, बलबन का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो 1266 से 1286 ईस्वी तक। 1266 से 1286 ईस्वी तक इसका शासनकाल माना जाता है। ठीक ना, कहीं कहीं 67 भी देता है, लेकिन 66 से 86 इसका शासनकाल माना जाता है। अब इससे संबंधित और कौन सी बात है? तो यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने आपको राजत्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। प्रथम सुल्तान जो राजत्व के सिद्धांत को दिया, राजत्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और क्या राजत्व के सिद्धांत के तहत है ये जिल्ले जिलाल हूँ, मतलब मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, ऐसा कहकर ये संबोधित किया करता था। और अपने को अफरासियाब का वंशज भी माना करता था। किसका? अफरासियाब का वंशज भी ये कहा करता था। साथ ही साथ ये गरीब और निम्न जाति के लोगों से बहुत अधिक ईर्ष्या भी करता था। साथ नेक्स्ट, रक्त एवं लौह के नीति का प्रतिपादक, लौह की नीति का प्रतिपादक भी इसे माना जाता है कि यानी रक्त और लौह की नीति जो थे इसके द्वारा ही दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए आगे प्रमुख बातों में। तो ये आपको किसके विरुद्ध अपनाए थे? तो मंगोलों के विरुद्ध इसने सर्वप्रथम रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। इसने नौरोज त्योहार के साथ साथ सिजदा एवं पैबोस नामक प्रथा की भी शुरुआत की। ठीक ना, साथ ही साथ ये सबसे अधिक उम्र में गद्दी पर बैठने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक था। सबसे अधिक उम्र में दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठा। ये आपको बातें, ये प्रमुख बातें आप सबको देखने को मिला। नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से आपको जाना जाता है? तो इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या मोहम्मद बिन तुगलक, इनमें से कौन सा लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो लाख बख्श जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के और अन्य कई उपाधियाँ थी, जैसे इसे पील बख्श भी कहा जाता है। और इसे क्या कहते हैं? तो इसे हातिम द्वितीय भी कहते हैं।
हातिम द्वितीय भी इसे कहा जाता है। और इसे क्या कहते हैं, तो इसे आपको जो है पीलबख्श कुरान खां के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब ऐबक से संबंधित बातों को हम लोग थोड़ी बहुत चीज़ों को शुरू में पढ़ लेंगे, लास्ट में क्विज आएगा तो हम लोग क्विज भी कर लेंगे, ठीक ना। एकदम कॉपी कलम आप सब खोल कर बैठ जाइए, चूँकि एक चीज़ों को पकड़िए, मेरी बात मानिए। कोई भी सब्जेक्ट में जो आपको पढ़ाया जाता है उसमें आप एक सेगमेंट को पकड़ लीजिए और सारे प्रश्नों का हल आप कर डाला करिए, यदि आपको आपके मंजिल तक पहुंचनी है तो, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ। अब ऐबक से इसे दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कहा जाता है। क्या कहते हैं, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, ठीक। दूसरा, इसका शासनकाल देख लो, इसका शासनकाल कब से कब, तो 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक था। इसकी राजधानी कहाँ थी, तो इसने अपनी राजधानी दिल्ली को न बनाकर बल्कि लाहौर को बनाई थी। इसे लाहौर जो थे इसके राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट, और क्या था, तो ये पोलो खेलने का शौकीन था और चौगान नामक खेल खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई। ये आपको इनसे संबंधित प्रमुख बातें हुई। चलिए नेक्स्ट देखिए, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। ये आपको कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो बिहार में इल्तुतमिश के द्वारा प्रथम सूबेदार नियुक्त किसे किया गया था, तो मलिक जानी को। मलिक जानी आपको जो था ये प्रथम बिहार में इसका सूबेदार था, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अब यहीं पे इल्तुतमिश आया तो हमको इल्तुतमिश से संबंधित और डीएनए कर लेना चाहिए। तो इसका पीछे तो मैंने बताया है कि शासन काल, ये मैंने आपको बता दिया कि 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक इसका शासनकाल है। नेक्स्ट, इसके विषय में और कौन कौन सी बातें हो सकती हैं, तो इसके विषय में और प्रमुख बातों में आपको जो है वह कौन सी है, तो आइए पेन को थोड़ा चेंज करिए और ये आपको बात दे रहा। अब दूसरी बात में ये था कि इसे एकता व्यवस्था का जन्मदाता कहते हैं। एकता व्यवस्था का सही से आ जाओ भाई, एकता व्यवस्था का जन्मदाता, एक बात हुआ। दूसरा, इसने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी में, किसमें, शुद्ध अरबी में सिक्के चलवाए। और क्या किया, और ये आपको जो था प्रथम सुल्तान जिसने आपको
मकबरों का निर्माण कराया? सुल्तान जिसने मकबरों का निर्माण करवाया। का निर्माता, निर्माण करवाया। ठीक ना। इसके साथ साथ आप एक बात और कर सकते हैं कि आपको जो है कि इसने तुर्क ए चिहलगानी का गठन किया। तुर्क ए चिहलगानी का गठन। ए तुर्क ए चिहलगानी यानी 40 तुर्क सरदारों का गठन भी आपको इसके द्वारा ही किया जाता है। ये और इससे बेहतर व्याख्या आपको एक एक बातें मैं आप सबको पूरी तरह से बताता चल रहा हूँ, चैप्टर वाइज कराता चल रहा हूँ। आप क्विज को चैप्टर वाइज कर लीजिए, देख लीजिए। मैं एक एक चैप्टर और क्विज दोनों साथ में करा दूंगा। ये सारी चीज़ें आप सब देखते रहें। नेक्स्ट आइए, अगले जो आपको प्रश्न है, इसमें अगले प्रश्न में है कि हाँ, ये आपको देखने को मिलता है कि किसके शासनकाल में मंगोल पहली बार सिंध नदी के तट पर देखे गए। तो आपको इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल पहली बार सिंधु नदी के तट पर देखे गए। और इल्तुतमिश जो था, ये आपको इससे संबंधित कई महत्वपूर्ण बातें देखने को मिलेगी। आपको यहाँ क्या क्या मिलती है? तो इसे गुलामों का गुलाम कहते हैं। क्या कहते हैं? गुलामों का गुलाम। एक बात हुआ। दूसरा, इसे आपको जो है कि इलबारी वंश का संस्थापक, इलबारी वंश का संस्थापक बोला जाता है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये था कि मंगबरनी जो कि अफगानिस्तान का था, मंगबरनी का पीछा करता हुआ चंगेज खां इसी के समय में सिंधु नदी के तट पर चला आया था। मंगबरनी अफगान का शासक मंगबरनी का पीछा करता हुआ चंगेज खां ये मंगोल था। ठीक ना। सिंधु नदी के तट पर पहुंच गया था। सिंधु नदी के तट पर पहुंचा, लेकिन इसने बड़े ही बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए किया क्या था कि आपको जो है कि इसके द्वारा आपको जो किया गया ये कि इसने मंगबरनी की सहायता देने से इनकार कर दी। इसलिए चंगेज खां भारत पर आक्रमण नहीं किया। यानी एक बात और भी इससे प्रश्न बन सकती है कि यह चंगेज खां का समकालीन था। पूछ सकता है कि कौन सा मंगोल शासक इसका समकालीन था, तो चंगेज खां का यह समकालीन था। साथ ही साथ खलीफा से प्रमाण पत्र पाने वाला प्रथम शासक भी आपको कोई और नहीं बल्कि यही माना जाता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है एक आपको मस्जिद है। ठीक, ये आपको
कहाँ पर है? तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। कहाँ? अजमेर में। अजमेर में आपको स्थित है। ये बात हो गई। अच्छा, ये पूर्व में क्या था? तो पूर्व में यह संस्कृत महाविद्यालय था। संस्कृत महाविद्यालय था। इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण आपको चौहान या चाहमान वंशीय शासक आपको जो है विग्रह राज चतुर्थ ने, इसका निर्माण चौहान शासक विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा किया गया था। ये आपको बातें हुई। और ये 2.5 दिन के झोपड़ा के दीवार पर, यानी इसकी दीवार पर विग्रह राज चतुर्थ के नाटक हरिकेली का उद्धरण मिलता है। हरिकेली का उद्धरण मिलता है या उल्लेख मिलता है। ये आपको बातें हुई। यहीं पे अब इसका निर्माता कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, ऐबक इसका निर्माता था। ये आपको बातें हुई। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन मध्यकालीन भारत के प्रथम महिला शासिका थी? तो मध्यकालीन भारत की प्रथम और अंतिम शासिका भी थी। ठीक ना? ये आपको रजिया सुल्ताना थे। और ये कहाँ पे? तब आप वर्णन करिएगा इसका शासनकाल। ये आपको शासनकाल कब से कब तक? तो 1200 आपको 36 से लेकर 40 तक इसका शासनकाल माना जाता है। ये आपको, और दूसरा क्या बात है? तो यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश अपने जीवन काल में ही इसके नाम के सिक्के एवं खुतबा पढ़वा दिया था। ठीक है ना? यह चोला और काबा पहनकर दरबार में आती थी। यह चोंगा एवं काबा मतलब टोपी और जैकेट वाला जो होता है वो पहनकर आती थी। पहनकर दरबार में आती थी। ये प्रमुख बातें हुई। ठीक, अब बाकी की चीजें और बाद में नेक्स्ट व्याख्या में आपको बताएंगे। नेक्स्ट देखिए, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो आपको तुर्कों का, किसका? तुर्कों का। आपको तुर्क जो थे
ये रजिया को चोला और काबा पहनकर जो आती थी, ये लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं था। इसीलिए कहीं न कहीं इल्तुतमिश जब जिंदा था तब ही यह जानता था कि ऐसा हो सकता है। ठीक ना, तो ये आपको प्रमुख बातें रही। नेक्स्ट देखो, दिल्ली के, और खासकर यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो कि सबसे अधिक तुर्क ए चिहलगानियों का, तुर्क ए चिहलगानी गानियों का सबसे अधिक, और इलियट या कोई इतिहासकार भी है, उसने कहा था कि रजिया का सबसे बड़ा दुर्गुण यह था कि वह महिला थी। यदि पुरुष होती तो उससे योग्य शासक दिल्ली सल्तनत के इतिहास में कोई न होता। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह के नीति अपनाई? किसकी? उसने रक्त और लौह के नीति अपनाई। तो इल्तुतमिश ने, बलबन ने, जलालुद्दीन खिलजी ने या फिरोज शाह तुगलक ने? तो मैंने पीछे ही बताया कि यह काम किसके द्वारा किया गया था? बलबन के द्वारा किया गया था। इसका पूरा नाम जो था, पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। क्या था? गयासुद्दीन बलबन था। बलबन ये आपको स्वयं को अफरासियाब का वंशज कहता था। स्वयं को अफरासियाब का वंशज, सियाब का वंशज कहा करता था। ठीक ना। साथ ही साथ इसने रक्त और लौह की नीति, इसने रक्त एवं लौह की नीति, लौह की नीति मंगोलों के विरुद्ध, किसके? मंगोलों के विरुद्ध अपनाई थी। एक लाइन और देख लेना यहीं पे, मंगोलों का प्रथम आक्रमण इसके समय में हुआ। इसके समय में हुआ। ये बात भी आप सब ध्यान पूर्वक देखते चलिएगा कि मंगोलों का प्रथम आक्रमण आपको इसी के समय हुआ। नेक्स्ट, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन से भव्य उपाधि धारण की? तो ये आपको जिल्ले इलाही के उपाधि धारण की। यानी कह सकते हैं कि बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने आपको क्या किया? तो जिसने जो है कि राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये आपको पहला शासक था। नेक्स्ट, आप इसने जिले जिलाही के साथ साथ इसके दरबार में जब ये बैठता था, तो ये जब दरबार में तो दो लोग उधर से दो लोग इधर से तलवार लेकर जिले जिलालहू इस तरह से जो है ये नारे लगाया करते थे। ऐसी चीजें देखने को मिलता है। यानी आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ। ऐसी बातें
इसके द्वारा ही कही गई थी। ठीक, साथ ही साथ इसने नौरोज नामक त्योहार की भी शुरुआत, पारसी त्योहार के शुरुआत की थी। इसने अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए ही सिजदा, सिद्धा का अर्थ होता है झुककर, लेटकर, जैसे हम लोग छठ पूजा में नहीं लेटते हैं, सिजदा, और पैबोस, पैबोस का अर्थ है, पैबोस का मतलब होता है कि सुल्तान के जो पैर होते हैं, पैर की जूती को चूमना जो था, सिजदा एवं पैबोस नामक प्रथा के शुरुआत की इसी के द्वारा किया गया था। ये आपको दो प्रमुख बातें हुई। नेक्स्ट, उत्तर भारत में चांदी का टका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? तो ये रजिया थे, इल्तुतमिश या अलाउद्दीन, देखा अलाउद्दीन बच्चा और मोहम्मद तुगलक। तो आपको जारी करने वाला, टका जारी करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तब आप जवाब दीजिएगा कि इल्तुतमिश टका जारी करने वाला प्रथम सुल्तान माना जाता है। ये आपको यहीं पे मैं और भी चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ और चीज़ों में आप देख सकते हो, पहला देख सकते हो कि आपको जो है कि इसने शुद्ध अरबी भाषा में, शुद्ध अरबी भाषा में चांदी के सिक्के जारी किए, चांदी के सिक्के जारी किए। दूसरी बात, ये आपको कितने ग्रेन का होता था? तो 175 ग्रेन का आपको हुआ करता था। ठीक ना। नेक्स्ट, इसके द्वारा तांबा का सिक्का जारी किया गया, तांबे का सिक्का जारी किया गया और तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो तांबे के सिक्कों को बच्चा जो था जीतल कहा जाता था, जीतल, तांबे के सिक्कों को जीतल। और ऐसे आपको क्या कहते थे? तो आपको जो था चांदी के सिक्कों को टका कहा जाता था। क्या? टका, चांदी के सिक्कों को टका कहा जाता था। ठीक ना। शुद्ध अरबी में सिक्के भी इसी के द्वारा जारी किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक जो था, इसके विषय में भी बता देते हैं। यह सांकेतिक सिक्का जारी करने वाला प्रथम सांकेतिक सिक्का समझ रहे हैं, यानी आज का बिटकॉइन समझिएगा। ठीक ना, बिटकॉइन जो हम लोग चर्चा करते हैं, सांकेतिक सिक्का जारी करने वाला प्रथम सुल्तान, जारी करने वाला प्रथम सुल्तान, ये आपको कोई और नहीं, आपको कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। आइए, आपको दिया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में आपको कौन सी बातें जो हैं ये सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में चलिए तो पढ़िए। खोखरों को परास्त कर गोरे जब गजने वापस जा रहा था तो उसने भारत में अपने विजित किए हुए प्रदेश का प्रतिनिधि नियुक्त किया था। कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है, बड़ा नियरेस्ट आंसर दिया है। तो अपने नाम का तो सिक्का नहीं जारी किया। राज्यारोहण के समय ऐबक दास्ता से मुक्त नहीं था, ये भी सच्ची बात है। अब आपको इसने सुल्तान के पदवी ग्रहण की, तो इसने सुल्तान के पदवी ग्रहण नहीं की। तो 1 2 3 4 ये आपको किसी में है, 1 2 और 4,
1 2 और 4। ये आपको कौन सा है? 1 2 3 4। तो इसने सिक्के जारी नहीं किए। हाँ भाई, इसने सिक्के कहाँ जारी किए थे? कोई सिक्के जारी नहीं किए थे। तो इस तरह आपको 1 2 3 4 ये आपको ऑप्शन संख्या 1 जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। ये आपको 25 जून 1206 ईस्वी को गुलाम वंश के नींव रखता है। किसकी? गुलाम वंश की। गुलाम वंश या इसी वंश को मामलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। ठीक ना? ये बातें आप सबको समझ। नेक्स्ट देखो, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? अभी पीछे ही मैंने आप सबको बताया, इसलिए मैंने बताया ना कि आप प्रश्नों के प्रारूप को एक बार यदि देख लोगे तो प्रश्न सारे आपके सामने एकदम अक्षर सा रिमाइंडर के रूप में पूरी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक ना? गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता था? तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता था। किसे? इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता था। ये आपको बातें हुई। नेक्स्ट देखिए, आगे हम सब देखते हैं। आगे आइए, अगले प्रश्न में हम लोग देखें क्या है। तो ये हाँ, इसमें बाकी की चीजें सारी बता दिया हूं। प्रश्न को देखिए आगे। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? ये भी मैंने पीछे बताया। एक महत्वाकांक्षी कुलीन व्यक्ति के कपट से छुआ होकर बिल्कुल नहीं। पंजाब का अधिकार जमाने के लिए गजनी की शासक ताजुद्दीन इल्दौज के द्वारा भी नहीं। बुंदेलखंड के किले कालिंजर को घेरा डालते इसमें चोट लगी थी ना भैया, ये तो आपको शेरशाह सूरी को लगी थी। चौगान की कीड़ा के द्वारा, हाँ ये बिल्कुल चौगान या जिसे पोलो बोलते हैं, खेलते समय इसके 1210 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। कब? तो 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो गयासुद्दीन बलबन। क्या था? गयासुद्दीन बलबन। इल्तुतमिश का नाम जब पूछे तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश इसका नाम था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश इसका नाम क्या था? तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इसका पूरा नाम ये था। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका नाम था। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये सबका पूरा नाम है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन बलबन के बारे में सत्य नहीं है, यानी असत्य है? कौन सी बातें? इसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, बिल्कुल सही है। इसने इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत की ना बाबा, इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा की गई। किसके द्वारा? इल्तुतमिश ने इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत की। इसने नियामत एक खुदाई का सिद्धांत दिया, जिसे हम राजत्व का सिद्धांत कहते हैं। राजत्व का सिद्धांत, इसे ही नियामत ए खुदाई के नाम से भी जानते हैं। नियामत ए खुदाई का सिद्धांत का प्रतिपादन इसने तुर्कान ए चिहलगाने यानी 40 तुर्कों के दल का पराभव समाप्त किया। तो बाकी के सभी सही। तो आंसर संख्या 2 इज योर राइट आंसर। कौन सा कथन सही नहीं है? बाकी सारे कथन सही है। ठीक। नेक्स्ट, वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की? तो अलाउद्दीन खिलजी के हमले के आपको जो शुरुआत थी ये किसके समय में हुई? तो वह राज्य था रणथंभौर। रणथंभौर के विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी का आपको प्रथम अभियान माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम अभियान जो है इसी के विरुद्ध माना जाता है।
ये आपको कब लूटा था? तो ये आपको 1192 ईस्वी में इसने जलालुद्दीन खिलजी से आज्ञा लेकर रणथंभौर पर आक्रमण किया था। आज्ञा लेकर इसने आक्रमण किया था। ये आपको प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में। ठीक, यदि अब यहीं से आगे इसकी शुरुआत होगी। ये बाद में कड़ा का गवर्नर के रूप में ये नियुक्त हो जाएगा, ठीक ना। और जलालुद्दीन खिलजी का यह दामाद और भतीजा दोनों रहता है। नेक्स्ट, निम्न में से उस स्थान की पहचान कीजिए जहां सुल्तान अलाउद्दीन ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया अथवा सिंहासन पर स्वयं को आसीन किया। तो वह स्थान आपको कौन सा रहता है? तो वो स्थान आपको कड़ा रहता है। और होता ये है कि 1206 ईस्वी में 1296 ईस्वी में इसने सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या बीच गंगा नदी में कड़ा में कर दिया और स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। ये पूरी बात थी। इसने जलालुद्दीन की हत्या क्यों की थी? तो दक्षिणी अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने अपार धन की प्राप्ति की थी और यह आक्रमण दक्षिण में जलालुद्दीन खिलजी की आज्ञा से नहीं किया था। ऐसी स्थिति में जलालुद्दीन खिलजी इससे नाराज था, लेकिन बाद में ये बहला फुसला कर यहाँ बुलाता है और बीच गंगा में सफरवा देता है। ठीक, नेक्स्ट, निम्न में से किस शहर का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा था? तो इसका एक प्रिय पुत्र था खिज्र खां, ठीक ना। और उसके नाम पर ही इसने चित्तौड़ का नाम खिज्र खां या खिजराबाद, किसका नाम? चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा था। यहाँ के राजकुमारी देवुल देवी थी शायद, नहीं और कोई था, ठीक ना, जिससे अपने पुत्र का विवाह करा देता है। ठीक, नेक्स्ट देखो, कमला देवी या कोई है। अलाउद्दीन खिलजी कालीन प्रशासन में राजसी मुखिया यानी राजसी खुफिया विभाग का मुखिया क्या कहलाता था? खुफिया विभाग का जो मुखिया होता था उसे आपको क्या कहा जाता था? तो उसे आपको वरीद ए मामालिक या वरीद ए मुमालक कहा जाता था। जबकि आपको ये सहना मंडी कौन होता था? तो सहना मंडी आपको किसे कहा जाता था? तो बाजार नियंत्रण का प्रधान अधिकारी जो था ये आपको कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए, दीवान सहनाए मंडी था।
आरिज ए मामलूक यानी ये आपको दीवान ए रियासत कौन कहा जाता था? तो वजीर को कहा जाता था, ठीक ना, वजीर को दीवान ए रियासत कहा जाता था। जबकि आपको जो था आरिज ए मुमालिक, ये विदेश विभाग के मंत्री को आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न में, किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा है। तो वह कोई और नहीं तरगी था। तरगी के द्वारा यह हराया जाता है। और मंगोलों से बचने के लिए इसने क्या किया? तो मंगोलों से बचने के लिए इसने आपको जो है, इसने सिरीगढ़ के किले का निर्माण किया। सिरीगढ़ का किले का निर्माण किया, किले का निर्माण किया, ये एक बात। फिर इसने और क्या किया? तो इसने आपको जो है सर्वाधिक मंगोल आक्रमण इसके समय में हुए, इसके समय में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। साथ ही साथ जफर खां मंगोलों से युद्ध करता हुआ मारा गया। युद्ध करता हुआ मारा गया। ये बात भी आपको प्रमुख रूप से देखने को मिला। नेक्स्ट, बाजार नियंत्रण पर किस सुल्तान, दिल्ली के किस सुल्तान से संबंधित है? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली आपको अपनाई गई। अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसने ही बाजार नियंत्रण प्रणाली को जन्म दिया, ठीक ना। बाजार नियंत्रण प्रणाली आपको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपनाया जाता है, ठीक। ये आपको प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। ये मुख्य रूप से देखने को मिला आपको। इसके साथ ही बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है ये आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट, देखिए आपको अगले प्रश्न में, सुल्तान सल्तनत काल में दीवाने वक्फ विभाग संबंधित था। दीवाने वक्फ किससे संबंधित था? तो व्यय कागजात की देखरेख करने वाले विभाग को दीवाने वक्फ कहा जाता था, ठीक ना। ये आपको, जबकि बाजार नियंत्रण व्यवस्था का जन्मदाता जो है ये किसे कहा गया है? तो बाजार नियंत्रण व्यवस्था का जन्मदाता अलाउद्दीन खिलजी को कहा गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने व्यापार यानी अपने राजस्व में वृद्धि के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली को लेकर आया था। नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न में, उस सुल्तान की पहचान कीजिए जिसने काजी की सलाह पर आपको शरीयत को क्रियान्वित करने से इनकार कर दिया था। तो शरीयत को इनकार करने वाला सुल्तान कोई और नहीं अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी का आइए शासनकाल हम लोग देख लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल जो था ये आपको 1296 से लेकर 1320 ईस्वी तक, ये आपको 1316 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। लगभग इसने 20 वर्षों तक शासन किया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार
नियंत्रण प्रणाली का जन्मदाता, प्रणाली का जन्मदाता, का जन्मदाता, ठीक ना। नेक्स्ट, इसने इक्तादारी व्यवस्था को समाप्त किया, इक्तादारी व्यवस्था को समाप्त किया। राजस्व में वृद्धि के लिए इसने सीरी जो था, राजस्व में वृद्धि के लिए इसने आपको कई तरह के करों को इजाद किया, और इसने चराई कर और घरी कर, यानी चराई कर का मतलब जो पशुओं के लिए चारागाह थे, इसके लिए चराई कर, और जो घर निर्माण के लिए आज भी हम देते हैं ना हाउस टैक्स, तो हाउस टैक्स भी इसके द्वारा ही शुरुआत किया गया था। यानी सीरी आपको चराई कर और घरी कर की शुरुआत की। साथ ही साथ खालसा भूमि पर इसके द्वारा ही अधिकार स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट, आरंभिक 13वीं शताब्दी में बिहार और बंगाल को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य स्थापित किसके द्वारा किया गया था? इवाज खिलजी, या आपको मोहम्मद बख्तियार खिलजी, या उलुग खान के द्वारा, या जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा? ये आपको जो है कह क्या रहा है कि आरंभिक 13वीं शताब्दी में पूछा है आपसे, ठीक ना। 13वीं शताब्दी का मतलब कि आपको जो है 1200 ईस्वी में के आसपास जो है 13वीं शताब्दी जब शुरू होता है तब आपको आता है। ये आपको कौन सा, तो आपको इसका आंसर जो होगा वह मोहम्मद बख्तियार खिलजी के द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आइए। और नेक्स्ट प्रश्न में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद उसके मूल्य नियंत्रण व्यवस्था ध्वस्त हो गई और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के शासनकाल में कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई। निम्न में से कौन सा इतिहासकार यात्री मुबारक खिलजी के शासन के काल के दौरान बढ़ती हुई कीमतों के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख करता है? तो ये उल्लेख आपको शेख मुबारक के द्वारा, या याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा, या सैफुद्दीन अली सिजदी के द्वारा, या आपको हैदर तुगलक के द्वारा। तो इसमें याहिया बिन अहमद सरहिंदी ये आपको रहते हैं और इन्हीं के द्वारा यह बात कही जाती है। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी के हत्या कहाँ की थी? तो मैंने बताया कि कड़े मानिक में इसकी हत्या कब की थी? तो 1296 ईस्वी में कड़े मानिकपुर में इसकी हत्या इसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कर दिया गया था। यह दामाद भी था और भतीजा भी था। ठीक, नेक्स्ट देखो, निम्न में से किस सुल्तान ने शराब पीना, जुआ खेलना एवं भांग पर प्रतिबंध लगाया था? तो ये आपको लगाने वाला पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इसने सारी व्यवस्थाओं पर इस तरह के टैक्स लगाए। नेक्स्ट, घोड़े की नाल का तेल का पहली बार प्रयोग किसके कहाँ पेश किया गया था? बड़ा कठिन क्वेश्चन है भाई। इल्तुतमिश के मकबरे में, या गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद में, या अलाई दरवाजा में? इसका प्रयोग आपको किस में किया गया था? तो इसका प्रयोग जो है कि अलाई दरवाजा में पहली बार किया गया था, और अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। यहीं पे हम लोग बचपन में थे ना, तो एक गोदरेज का प्रचार आता था, खुलजा सिमसिम। तो ये खुलजा सिमसिम यही अलाई दरवाजा ही है, खुलजा सिमसिम, अलाउद्दीन का चिराग। ठीक ना।
निम्न में से किसने इक्ता प्रणाली को समाप्त किया था? तो इक्ता प्रणाली का समाप्त करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। और इक्ता व्यवस्था का जन्मदाता कौन है? तो इक्ता प्रणाली का जन्मदाता इल्तुतमिश है। जन्मदाता इल्तुतमिश को माना जाता है। नेक्स्ट देखिए आप, सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर की, इसे द्वितीय सिकंदर भी कहते हैं। द्वितीय सिकंदर, ठीक ना, द्वितीय सिकंदर या हातिम द्वितीय भी कहते हैं, ठीक ना, हातिम द्वितीय भी इसे ही कहा गया है। तो एक किसे कहा गया है? अलाउद्दीन खिलजी को हातिम द्वितीय भी कहा जाता था। नेक्स्ट, चित्तौड़ पर कब्जा करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम क्या रखा था? तो खिजराबाद। अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उसका नाम खिजराबाद रख दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण भारत का एक नहीं भाई, एक होगा। बड़ी मिसप्रिंट किए हैं हमारे महानुभाव लोग। दक्षिण भारत का एक राज्य जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, और ज़्यादा जल्दबाजी हम लोग दिखाने लगे तो एक राज्य कहा है। एक राज्य ने अलाउद्दीन के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया था, वह राज्य पांड्य राज्य था। पांड्य राज्य पर अलाउद्दीन खिलजी अधिकार स्थापित नहीं करने पाया था, जबकि आपको तेलंगाना, होयसल, देवगिरी, इन सभी पर पहला आक्रमण देवगिरी के राज्य पर ही किया था। उसमें पांड्य राज्य का राजा सुंदर पांड्य था, जो कि जैसे ही मलिक काफूर का आक्रमण हुआ वो भाग गया था, लेकिन लूटा पाटा और चला आया, अधिकार स्थापित नहीं किया था। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन था। और ये क्या था? तो इसे तोताए हिंद, तोता ए हिंद भी कहते हैं, ये हिंद भी कहा जाता है। ये आपको अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी था। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी था, खिलजी का दरबारी, ठीक ना, दरबारी कहा जाता है। साथ ही साथ इसका जन्म जो था उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ था, उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ था। एक बात, दूसरी बात जो था यहाँ पर ये जान लीजिए कि हिंदी या हिंदी का जनक, हिंदी का जनक भी इसे कहा जाता है। इसने ही सितार का जनक भी कहा जाता है, सितार का जनक भी इसे ही कहा जाता है। साथ ही साथ यह आपको निजामुद्दीन औलिया का प्रिय शिष्यों में से एक था। नेक्स्ट, हजार सितून महल किसने बनवाया था? तो हजार सितून महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हजार सितून महल का निर्माण आपको किया गया था, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए आप, किस सुल्तान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी? तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो था, ये दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान है जिसने खलीफा की उपाधि धारण की थी। बाकी किसी ने खलीफा की उपाधि धारण नहीं की थी। लेकिन एक सुल्तान दिल्ली सल्तनत का और है जिसने आपको जो है कि रैयत ए आला की उपाधि धारण की, कि मैं किसी का नहीं, मैं सेनापति के रूप में काम करूंगा, ऐसी उपाधि धारण की जाती है। नेक्स्ट, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या था? तो राणा रतन सिंह उनके पति का नाम था। और आप लोग ज़्यादा इच्छा होगा तो देखे होंगे, पद्मावती देख लीजिएगा मूवी, ठीक ना, उसमें आपको रणवीर सिंह और आपको कौन है, दीपिका पादुकोण जी, खूब बढ़िया से देखिएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। और रामचंद्र देव को इसने राय रायन की उपाधि दी थी, राय रायन की उपाधि दी थी। ये आपको बातें हैं। नेक्स्ट, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक विकसित हुई? तो ये आपको अलाउद्दीन खिलजी के समय में खालसा भूमि सबसे अधिक विकसित हुई। नेक्स्ट,
किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर के उत्पादन का 50% तक कर दिया था? ये कोई और नहीं, अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने भूमि उत्पादन का 50% कर दिया था। 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? तो सतलज नदी जो था, ये आपको सतलज नहीं, सिंधु नदी, सिंधु नदी इसके सीमा थी। नेक्स्ट, तो इस तरह प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो, आप उन्नति को प्राप्त करिए, यही आप सबसे शुभेच्छा। लेकिन मन लगाकर किताब कॉपी खोलकर बैठकर पढ़ा करिए। ठीक, जय हिंद, जय भारत।